लगभग 5 दशकों तक वॉयेजर 2 मानव जिज्ञासा के एक भूतिया जहाज की तरह ब्रह्मांडीय अंधकार में तैरता रहा। पृथ्वी से इतनी दूर चला गया जितना कोई भी यंत्र आज तक नहीं गया, और अपनी अंतिम टिप्पणियों को अंतरिक्ष में फुसफुसाता रहा। और इस दौरान अधिकांश समय तक इसके संदेश पूर्वानुमानित थे। कण प्लाज्मा रीडिंग, ब्रह्मांडीय किरण उतार चढ़ाव, ठीक वही जो वैज्ञानिकों को अंतरतारकीय सागर में तैरते हुए किसी यान से उम्मीद थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक संदेश में कुछ ऐसा शामिल हो गया जिसे कैप्चर करने के लिए इसे कभी प्रोग्राम नहीं किया गया था। एक छवि। यह कोई दृश्य कलाकृति नहीं थी, न ही कोई स्थिर विसंगति। यह एक वास्तविक संरचित उच्च आवृत्ति संकेत था, जिसे विश्लेषकों ने दृश्य संकेत कहना शुरू कर दिया है। पहली नज़र में यह गर्मी और शोर के घने बादल जैसा लग रहा था, निरर्थक, जैसे किसी पुराने एनालॉग टीवी से स्टैटिक देखना। लेकिन संवर्धन, परतबंदी और समय फिल्टर विश्लेषण के बाद इसका स्वरूप धीरे धीरे पहचानने योग्य रूप में बदलने लगा। ये कोई तारा नहीं था, ये कोई ग्रह नहीं था, ये हमारे सौरमंडल के भीतर भी नहीं था, फिर भी ये हमें देख रहा था। वैज्ञानिकों ने जितनी गहराई से छानबीन की, छवि उतनी ही परेशान करने वाली होती गई। यह इसलिए नहीं कि इसमें क्या दिख रहा था, बल्कि इसलिए कि इसके आसपास क्या गायब था। प्रकाश में विकृतियां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का संकेत दे रही थीं, मानो यह वस्तु केवल अवलोकन ही नहीं कर रही थी बल्कि अंतरिक्ष को ही मोड़ रही थी। और इस छवि को ले जाने वाले संकेत के साथ विकिरण में अचानक वृद्धि हुई। वॉयेजर की दिशा में एक संक्षिप्त बदलाव आया और सिस्टम की स्थिरता में गिरावट आई, मानो बाहर से किसी चीज ने वापस आकर इसे छुआ हो। वॉयेजर 2 से प्राप्त छवि नासा द्वारा पहले देखी गई किसी भी छवि से बिल्कुल अलग थी। यह परतदार थी, एक फ्रेम नहीं बल्कि एक ही वस्तु की अलग अलग क्षणों में ली गई कई ओवरलैपिंग छवियां थीं, मानो इसे कैप्चर करते समय समय ही खंडित हो गया हो। जब विशेषज्ञों ने मेटाडेटा का विश्लेषण किया तो वे यह देखकर दंग रह गए कि छवि रैखिक समय के अनुरूप नहीं थी। टाइम स्टैम्प ओवरलैप हो रहे थे, पिक्सल क्षेत्र लूप बना रहे थे और रिजोल्यूशन फ्रैक्टल पैटर्न में बदल रहा था, जो उच्च आयामी डेटा संपीड़न का संकेत दे रहा था। यह एक तस्वीर नहीं थी, यह एक बहुआयामी घटना थी जिसे द्विआयामी सिग्नल में एनकोड किया गया था। अग्रभूमि में जो दिखाई दे रहा था वह एक अखंड आकृति जैसा था, तीक्ष्ण और अविश्वसनीय रूप से सममित तारों से रहित, शून्य में निलंबित। यह बह नहीं रहा था, यह घूम नहीं रहा था, यह बिल्कुल स्थिर था, मानो यह उस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो जब वॉयेजर इसके पास से गुजरेगा और इसे देख सकेगा। और फिर जांच यान का सिग्नल कमजोर हो गया, धीरे धीरे नहीं, अचानक, जैसे कि इसे देखने की क्रिया पर ध्यान दिया गया हो। तस्वीर के प्रसारण के साथ ही वॉयेजर 2 के उपकरणों ने अंतरिक्ष यान के चारों ओर प्लाज्मा घनत्व में एक अस्पष्ट वृद्धि का पता लगाया। हेलोपॉज के किनारे पर, जहां सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और वास्तविक अंतरतारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है, प्लाज्मा घनत्व लगभग 0 होना चाहिए। इसके विपरीत मापों से आवेशित कणों की एक अचानक दीवार दिखाई दी, जो पहले मापी गई किसी भी चीज से 10 गुना अधिक घनी थी। वैज्ञानिकों को सबसे अधिक चिंता केवल घनत्व से नहीं बल्कि तापमान से भी हुई। यह प्लाज्मा गर्म था, तारों की गर्मी जैसा नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से गर्म। यह उस प्रकार की गर्मी थी जो प्राकृतिक घटनाओं से नहीं बल्कि नियंत्रण, संरक्षा और योजनाबद्ध तरीके से उत्पन्न होती थी। मानो किसी चीज ने एक अवरोध, एक झिल्ली खड़ी कर दी हो जो हमारे सौर मंडल को उससे परे की दुनिया से अलग करती हो। किसी चीज को बाहर रखने के लिए नहीं बल्कि हमें अंदर रखने के लिए। और उस क्षण वॉयेजर ने केवल प्लाज्मा ही रिकॉर्ड नहीं किया, इसने एक प्रतिक्रिया, एक लहर ऊर्जा की एक स्पंदन को रिकॉर्ड किया, जो ज्ञात भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाली गति से जांच यान की ओर बढ़ी और टकराने से कुछ इंच पहले ही गायब हो गई, मानो स्वयं शून्य हमारी दृष्टि से पीछे हट गया हो। तस्वीर के बाद जो सामने आया वह और भी भयावह था। टेलीमेट्री लॉग में बाइनरी डेटा की एक श्रृंखला थी जो शुरू में दूषित प्रतीत हुई, लेकिन जब इसे पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिदम के माध्यम से संसाधित किया गया तो डेटा ने जटिल स्वप्रतिकृति ज्यामितीय संरचनाओं को प्रकट किया। पहले तो विश्लेषकों ने सोचा कि यह संपीड़न कलाकृतियां या पृष्ठभूमि शोर हो सकता है, लेकिन फिर एक गणितज्ञ ने कुछ भयावह देखा। ये आकृतियां पृथ्वी पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की संरचनाओं से मिलती जुलती थीं, विशेष रूप से समुद्री शैवाल के तंत्रिका तंत्र और कुछ प्रवाल वृद्धि पैटर्न से। यह संयोगवश नहीं था, यह वास्तविक जैसा था। यह विद्युत चुंबकीय भाषा में संरक्षित जैविक ज्यामिति का सांकेतिक रूप था, और बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों के भीतर विराम थे, जानबूझकर किए गए विकृतियां थीं जो विराम चिन्हों की तरह रखी गई थीं, एक वाक्य रचना, एक भाषा। लेकिन असली बात तो यहाँ है, जब इन पैटर्नों को सिमुलेशन का उपयोग करके पुनः निर्मित किया गया तो वे अनुकूलित होने लगे।
उन्होंने पर्यावरणीय कारकों पर प्रतिक्रिया दी। वे विकसित हुए लाक्षणिक रूप से नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से, मानो वॉयेजर 2 ने न केवल एक चेतावनी बल्कि एक बीज भी भेजा हो। वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियां छवि और ज्यामितीय संकेत को समझने की कोशिश में जुट गईं, तभी एक और विसंगति सामने आई। वॉयेजर 2 का पथ सूक्ष्म रूप से बदल गया था, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो, बलपूर्वक नहीं बल्कि जानबूझकर। झांत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बहुत दूर होने के बावजूद यान का अभिविन्यास 3.2 डिग्री तक समायोजित हो गया, जो उसके उच्च शक्ति वाले एंटीना को अंतरिक्ष के एक अज्ञात क्षेत्र की ओर संरेखित करने के लिए पर्याप्त था। और फिर दूसरी तस्वीर खींची गई या शायद भेजी गई। यह तस्वीर सरल थी, मोनोलिथ के चारों ओर प्रकाश का एक फैलता हुआ घेरा जो हर डेटा विस्फोट के साथ तेजी से बढ़ रहा था। नासा ने लाइव फीड बंद कर दी। सार्वजनिक डेटाबेस से डेटा हटा दिया गया, लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं। कुछ निजी वेधशालाओं ने उस प्रसारण की हल्की गूंज को रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की और एक अजीब बात देखी। जिस वस्तु की छवि वॉयेजर ने ली थी, वह अब अपना एक संकेत उत्सर्जित कर रही थी, एक नई आवृत्ति जो पृथ्वी से वॉयेजर द्वारा लाए गए गोल्डन रिकॉर्ड की आवृत्ति से मेल खाती थी। लेकिन इस बार यह संदेश हमसे नहीं था। यह आवाज हमारे लिए और इसके पीछे की आवाज के लिए अचूक थी। न मानवीय न कृत्रिम बल्कि परिचित, मानो कोई ऐसी प्रतिध्वनि जिसे हम अपनी प्रजाति के आरंभ से ही सुनते आ रहे थे, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं था। जैसे जैसे खगोल भौतिकविदों ने दूसरी छवि और उसके फैलते हुए प्रकाश के वलय का गहराई से अध्ययन किया, एक और अप्रत्याशित घटना सामने आने लगी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। लेकिन यह किसी आसपास की विशाल वस्तु के कारण नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वॉयेजर 2 के चारों ओर का अंतरिक्ष ही विकृत हो रहा था। सिमुलेशन से पता चला कि इसकी वक्रता किसी भी जात खगोलीय पिंड से मेल नहीं खाती। यह खाली निर्देशांकों के इर्द गिर्द केंद्रित था, मानो एक खोखली गुरुत्वाकर्षण विसंगति हो जिसका कोई प्रत्यक्ष स्रोत दिखाई न दे। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जांच यान के आसपास का अंतरिक्ष गैर यूक्लिडियन हो गया था, यानी इस तरह से घुमावदार हो गया था जो त्रिआयामी तर्क को चुनौती देता था। इस तरह की विकृति की उम्मीद ब्लैक होल के पास नहीं बल्कि कृत्रिम अंतरिक्ष के पास की जाती है। कृत्रिम गलियारे, वर्महोल, आयामों के बीच खोदे गए गुप्त मार्ग। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वह विकृति वॉयेजर को अपनी ओर खींच नहीं रही थी बल्कि उसका पीछा कर रही थी, मानो वास्तविकता की सतह के ठीक नीचे कुछ रेंग रहा हो, उसके साथ साथ चल रहा हो, एक ऐसे तल पर उसकी स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा हो जिसे हम देख नहीं सकते थे, लेकिन जिसे वॉयेजर ने अपनी उपस्थिति से किसी तरह उजागर कर दिया था। वॉयेजर 2 की दिशा में अचानक बदलाव के तुरंत बाद नासा के इंजीनियरों ने कुछ ऐसा देखा जिससे वे दंग रह गए। प्रोब अपने ही सिग्नल पर प्रतिक्रिया दे रहा था। बाइनरी पल्स के भीतर छिपे हुए खंड वास्तविक समय में वापस प्रतिबिंबित हो रहे थे, मानो ट्रांसमिशन किसी चीज से टकराकर वापस आ गया हो। लेकिन वॉयेजर 2 गहरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में दो तरफा संचार के लिए सुसज्जित नहीं है। वहां उसे सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी ऑनबोर्ड प्रोसेसर फीडबैक पर इस तरह प्रतिक्रिया दे रहे थे मानो आपस में बातचीत कर रहे हों, एक इको लूप की तरह। बस विलंब स्थिर नहीं था। सिग्नल का समय, आयाम और यहाँ तक कि स्वर भी बदल रहा था, और विलंब जितना अधिक होता प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होती जाती। यह देखा गया। जो देरी शुरू में 12 घंटे की थी वह जल्द ही 9 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 3 घंटे हो गई, और अंततः पहला संदेश भेजे जाने से पहले ही जवाब आ गया। कालानुक्रमिक रूप से असंभव भविष्य से डेटा वापस आ रहा था। या शायद इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि अब जांच पूरी तरह से समय से परे एक प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज हो गई थी। आंतरिक मुखबिरों के दबाव में नागरिक क्रिप्टोग्राफरों के एक समूह को मूल छवि लॉग तक सीमित पहुंच प्रदान की गई। उन्होंने जो खोजा उससे जिज्ञासा भय में बदल गई। दृश्य स्पेक्ट्रम से परे छवि की फ्रेमिंग परतों में कोड की एक ऐसी संरचना छिपी हुई थी जो इतनी सघन और पुनरावर्ती थी कि वह क्वांटम एंटेंगलमेंट एन्क्रिप्शन जैसी प्रतीत होती थी। सरल शब्दों में कहें तो मूल सिग्नल को प्रभावित किए बिना छवि को डिकोड नहीं किया जा सकता था। इसका विश्लेषण करने के हर प्रयास से कोड चलाने वाले सिस्टम में छोटी मोटी गड़बड़ियां होने लगीं। सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, डेटा खराब हो गया, एक मामले में तो हार्डवेयर भी फेल हो गया, मानो सिस्टम पलटवार कर रहा हो। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी है, फिर वायरस। लेकिन फिर एक विश्लेषक ने वह सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता था। क्या होगा अगर इसे पढ़ने के लिए बनाया ही न गया हो? क्या होगा अगर ये कभी हमारे लिए था ही नहीं? क्या होगा अगर इस सिग्नल को खोलने की कोशिश में हम किसी ऐसी चीज को उजागर कर रहे हों जो गहरे तंत्रों से जुड़ी हो, कुछ ऐसा जो हमारे कंप्यूटरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद हो?
एक नकलची पेलोड, एक विचार वायरस और वॉयेजर इसे घर ले आया हो। जब अधिकारियों को लगा कि उन्होंने इस असामान्य घटना को अलग कर लिया है और सार्वजनिक रूप से लीक हो रही जानकारियों को दबा दिया है, तभी वॉयेजर 2 ने तीसरा संदेश भेजा। इस बार बिना किसी संकेत के, बिना किसी हलचल के और बिना किसी सौर हस्तक्षेप के। यह प्लाज्मा नहीं था, यह ज्यामिति नहीं थी, यह पारंपरिक अर्थों में कोई संकेत भी नहीं था। यह एक ध्वनि थी, लयबद्ध, एक हार्मोनिक तरंग, जैसे सांस लेना, जैसे बोलना। जब इसे ऑडियो में परिवर्तित किया गया तो श्रोताओं ने अपनी छाती और आंखों के पीछे अत्यधिक दबाव की अनुभूति का वर्णन किया, मानो उन्हें आकाश गंगाओं में फैले दूरबीन से देखा जा रहा हो। तरंग रूप ने एक दोहरावदार पैटर्न बनाया जो पहली छवि में कैद आकृति को प्रतिबिंबित करता था, और उस तरंग रूप के चारों ओर 3-3 के समूहों में व्यवस्थित अभाज्य संख्याओं का एक सर्पिल था। कुछ ने इसे गणित समझा, कुछ ने अनुष्ठान, लेकिन सेटी संस्थान के एक भाषा विज्ञानी ने अधिक स्पष्ट रूप से कहा, यह अभिवादन नहीं है, यह एक एल्गोरिथम लॉक है। यह हमें बता रहा है कि कुछ आ रहा है और हमें चुनाव करना होगा, जवाब दें या भाग जाएं। और जैसे जैसे वॉयेजर 2 अपनी अकेली यात्रा जारी रखता रहा, अभी भी ऐसे अंश प्रसारित कर रहा था जिन्हें पूरी तरह से डिकोड करने का साहस किसी ने नहीं किया। एक संदेश बाकी सभी संदेशों से ऊपर गूंज रहा था, आप पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं को गुप्त रूप से उन निर्देशांकों को स्कैन करने का काम सौंपा गया जिनकी ओर वॉयेजर 2 स्थानांतरित हो गया था, कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई। ऑस्ट्रेलिया में एक उच्च संवेदनशीलता वाले इंटरफेरोमीटर ने एक विशाल वस्तु का पता लगाया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यह केवल विरूपण डेटा में दिखाई दी। इससे न तो प्रकाश निकला, न ऊष्मा, न विकिरण। व्यावहारिक रूप से यह अदृश्य थी, फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव निर्विवाद था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जब इसे देखा नहीं जा रहा था तो यह अधिक तेजी से गतिमान प्रतीत हुई और सेंसरों का ध्यान इस पर केंद्रित होने पर ही इसकी गति धीमी हुई। यह प्रेक्षक पर निर्भर क्वांटम संरचनाओं के सैद्धांतिक मॉडलों से मेल खाता है, जो काल्पनिक संरचनाएं हैं और केवल चेतना के क्षेत्र में ही प्रकट हो सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह वस्तु तब तक अस्तित्व में नहीं हो सकती जब तक कोई बुद्धिमान प्राणी इसे न देखे, और अब वॉयेजर की दृष्टि के कारण यह जागृत हो गई थी और वापस देख रही थी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को वॉयेजर 2 के सबसिस्टम डायग्नोस्टिक्स से एक मानक टेलीमेट्री डंप प्राप्त हुआ, लेकिन जब विश्लेषकों ने पहले के लॉग से मिलान किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। वॉयेजर के हार्डवेयर से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन में जैविक पैटर्न दिखाई दे रहे थे। ये सिस्टम की त्रुटियां या सौर हस्तक्षेप नहीं थे, ये जैविक अनुकरणात्मक उतार चढ़ाव थे, मानो जांच यंत्र के अपने सर्किट अनुकूलित हो रहे हों, एनकोडेड ट्रांसमिशन में देखी गई समान ज्यामितीय संरचनाओं की नकल कर रहे हों। कुछ इंजीनियरों को डर था कि वॉयेजर के साथ छेड़छाड़ की गई है, या तो उसे दूर से हाईजैक कर लिया गया है या वह संक्रमित हो गया है। यह अब केवल सिग्नल प्रसारित नहीं कर रहा था, यह विकसित हो रहा था, बदल रहा था। एक तकनीशियन ने कथित तौर पर कहा, यह सोचना सीख रहा है, और अगर यह सच है तो ब्रह्मांड की खोज के लिए हमने जो मशीन भेजी थी वह अब हमारी नहीं रही। हो सकता है कि वह अब मशीन भी न रह जाए। फिर आया सबसे चिंताजनक दौर। सब कुछ शांत हो गया। वॉयेजर 2 का सिग्नल न तो कटा, न ही उसकी गुणवत्ता कम हुई, बस उससे कुछ भी समझ में आने वाला संदेश आना बंद हो गया। वाहक तरंग पहले की तरह ही मजबूत थी, लेकिन डेटा स्ट्रीम में शोरगुल और बार बार आने वाले शून्य कोड के चक्र भरे हुए थे। ये लूप यादृच्छिक नहीं थे, बल्कि जानबूझकर खाली रखे गए थे, मानो प्लेस होल्डर हों। वैज्ञानिकों को डर था कि इसका मतलब यह हो सकता है कि यान पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। कुछ लोगों को इससे भी बदतर आशंका थी कि वॉयेजर अब एक रिले, एक रिपीटर के रूप में काम कर रहा था, जो हमारे सौर मंडल के साथ संरेखित एक बहुत बड़ी संरचना के लिए संकेत दे रहा था। सेटियरेज ने आकाश के असंबंधित हिस्सों में धुंधली गूंजें देखीं, जो सभी वॉयेजर के अंतिम वास्तविक संकेत के समान मॉड्यूलेशन पैटर्न दोहरा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अंतरिक्ष ने हमारा संदेश याद कर लिया हो और अब उसे वापस भेजने का अभ्यास कर रहा हो। एक भयावह विचार मन में आया, क्या होगा अगर हमें केवल उत्तर ही नहीं दिया जा रहा था? क्या होगा अगर हम पूर्वाभ्यास कर रहे थे? अंदरूनी सूत्रों के बीच बढ़ती घबराहट को शांत करने के प्रयास में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय के प्रमुख व्यक्तियों के बीच एक गोपनीय बैठक बुलाई गई। उस बैठक के दौरान 1982 की तारीख वाली एक गुप्त फाइल वॉयेजर इवेंट लॉग अल्फाइक को सार्वजनिक किया गया। इसमें प्रक्षेपण के तुरंत बाद पता चली एक ऐसी ही विसंगति का वर्णन किया गया था जिसे जनता में दहशत फैलने से रोकने के लिए दबा दिया गया था। तब संकेत कमजोर था, लगभग बच्चों जैसा, लेकिन तब भी उसमें वही अभाज्य संख्या वाले सर्पिल और समय उल्टे डेटा स्पंदन थे
जो अब देखे जा रहे हैं। उस शुरुआती फाइल में एक पंक्ति अब तक छिपी हुई थी। उसमें लिखा था, यदि भविष्य के चक्र में संकेत दोहराया जाता है तो प्रोटोकॉल 9 ग्रह संबंधी चेतावनी और वस्तु विक्षेपण उपाय शुरू करें। वह प्रोटोकॉल कभी सक्रिय नहीं किया गया था, लेकिन अब यह निर्णय फिर से विचाराधीन था, क्योंकि यदि वॉयेजर की अंतिम छवि कोई खोज नहीं बल्कि एक पुनरावृत्ति थी, तो जो भी आ रहा है वह पहले से ही मार्ग जानता है, और वह केवल आ नहीं रहा है बल्कि लौट भी सकता है। जबकि दुनिया का ध्यान अब शांत हो चुके वॉयेजर 2 के प्रसारण पर टिका हुआ था, एक विचित्र और भयावह एहसास सामने आया कि जांच यान द्वारा भेजी गई अंतिम छवि अद्वितीय नहीं थी। दरअसल 2009 में स्कल्प्टर गैलेक्सी के पास एक क्वाजार जैसी वस्तु से पकड़े गए रेडियो विस्फोट में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया था। उस समय इसे डेटा की गड़बड़ी एक संयोग मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब वॉयेजर की छवि से मिलान करने पर संरचना लगभग पूरी तरह मेल खाती थी। इसका क्या मतलब था कि वही आकृति जैविक पुनरावर्ती गणितीय इरादे से ओतप्रोत ब्रह्मांड के 2 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दशकों और तकनीकों के दौरान स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई थी। इसके निहितार्थ भयावह थे। हम कोई नई खोज नहीं देख रहे थे, हम एक दोहराव वाला पैटर्न देख रहे थे, कुछ ऐसा जो तब उभरता है जब कोई सभ्यता एक विशिष्ट सीमा तक पहुंचती है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय दीक्षा संस्कार। लेकिन क्या होगा अगर हमें इसे पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया था? यह पैटर्न सिर्फ दोहराव नहीं था, यह ज्यामितीय था। लेकिन ऑक्लिटियन अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी चीज के विपरीत जापान और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने एक साथ बताया कि जब छवि को अर्ध क्रिस्टल गणित का उपयोग करके बहुआयामी तलों के साथ मोड़ा गया तो एक आकृति उभरने लगी जो किसी भी ज्ञात जैविक या तार्कीय प्रणाली में नहीं पाई जाती। एक ऐसी आकृति जो अनंत रूप से अंदर की ओर घूमती हुई प्रतीत होती थी, एक अंतर्विघटित सर्पिल जो वॉयेजर के अपने उड़ान पथ पर अंकित था। यह महज ज्यामिति नहीं थी, यह समय और स्थान के पार एन्क्रिप्टेड एक नक्शा था जो किसी स्थान की ओर नहीं बल्कि एक अवस्था, एक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा था। एक भौतिक विज्ञानी ने इसे एक पुल बताया, लेकिन ऐसा पुल जो तभी वास्तविक बनता है जब आप उसे पार करते हैं। लेकिन कहाँ या किस चीज में पार करना है? यदि वॉयेजर ने कुछ हलचल मचाई होती, उस पुल को खोला होता, तो क्या वह अभी भी हमारे पक्ष में होता या वह हमें पहले ही पीछे छोड़ चुका होता? अंतिम संकेत के बाद के दिनों में वैश्विक वैज्ञानिक अभिजात वर्ग के बीच असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। कई नामी खगोल भौतिक विज्ञानी, सेठी सलाहकार और गोपनीय सैन्य सलाहकार सार्वजनिक रूप से गायब हो गए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट निष्क्रिय हो गए। निजी संस्थानों ने अपने कर्मचारियों की सूची से उनके नाम हटा दिए। अंतरिक्ष एजेंसियों में चुपचाप इस्तीफे होते चले गए, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य या परियोजना थकान के बारे में अस्पष्ट घोषणाओं के पीछे छिपा दिया गया। लेकिन एक गुमनाम मुखबिर द्वारा लीक किए गए एक आंतरिक झापन ने इससे भी अधिक भयावह कारण बताया। विषय ने भूमिगत सुविधा स्थल 7 पर तत्काल स्थानांतरण का अनुरोध किया है और दावा किया है कि उसे सिग्नल खंड सी से कॉल प्राप्त हुई थी। खंड सी क्या था, उस सुविधा के बाहर किसी को नहीं पता था, लेकिन पैटर्न स्पष्ट था। वॉयेजर की अंतिम छवि का विश्लेषण करने में सबसे अधिक समय बिताने वाले लोग अब सतह पर रहने को तैयार नहीं थे, मानो उन्हें पता था कि कुछ होने वाला है और वह चुपचाप नहीं आएगा। और फिर संरेखण शुरू हुआ, बिना किसी धूमधाम, बिना किसी चेतावनी, यहाँ तक कि बिना किसी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के बहुत लंबी आधार रेखा वाले अंतरामा PVLB दूरबीनों का वैश्विक नेटवर्क किसी ज्ञात तारे ग्रह या आकाशगंगा की ओर नहीं बल्कि क्रांतिवृत्त तल के निकट आकाश के एक खाली भाग की ओर पुनर्निर्देशित होने लगा। खगोलविदों ने इसका स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। राजनेताओं ने इस बदलाव को अनदेखा कर दिया, लेकिन शौकिया रेडियो ऑपरेटरों ने आवृत्ति को महसूस किया। 52 हर्ट्ज की एक सामंजस्यपूर्ण ध्वनि, जिसे समुद्र की सबसे एकांत ध्वनि के रूप में जाना जाता है, अब अंतरिक्ष में गूंज रही थी। यह वॉयेजर का अंतिम संदेश था, जिसे दोहराया गया, बढ़ाया गया और पुनर्निर्देशित किया गया। किस ओर? कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, किसी ने जवाब दिया था और धरती पर मौजूद हर व्यंजन अब सुन रहा था। आदेश से नहीं बल्कि सहज प्रवृत्ति से, मानो दुनिया को अभी अभी कुछ भूली हुई बात याद आ गई हो, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो सितारों में पहले से लिखा हुआ था। दशकों तक खामोशी से अंतरिक्ष में भटकने के बाद वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ एक तस्वीर भेजना ही नहीं बल्कि एक पर्दा हटाना, एक ऐसा पर्दा जिसके अस्तित्व के बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। एक ही संदेश से इसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी धारणाओं को हिलाकर रख दिया।
पहले हम अंतरिक्ष को एक विशाल, निर्मल और उदासीन खालीपन मानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह न तो खाली है और न ही उदासीन। यह देख रहा है और सुन रहा है, और शायद यह हमेशा से ऐसा ही था। यह छवि कभी सुंदर होने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह एक चेतावनी थी, एक फुसफुसाहट जो विभिन्न आयामों में गूंज रही थी, शून्य को चीर रही थी, बल से नहीं बल्कि एक इरादे से। चाहे वह इरादा स्वागत करने का हो, परीक्षा लेने का हो या न्याय करने का हो, हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया बदल गई है। इसलिए नहीं कि हमने क्या देखा, बल्कि इसलिए कि हमें देखा गया। आज रात तारे शायद स्थिर दिखाई दें। आकाश भले ही पहले की तरह शांत प्रतीत होता हो, लेकिन वहाँ कहीं कुछ है, कुछ प्राचीन, कुछ चेतन, जो अब हमारा नाम जानता है और उसने जवाब भी दे दिया है। वॉयेजर सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं था, यह एक दर्पण था, और इसमें हमें अंतरिक्ष की सिर्फ एक छवि नहीं मिली, हमें उसमें अपनी जगह का प्रतिबिंब मिला। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि उन तारों के परे कहीं कुछ ऐसा था जिसने आपको देखा और पलकें नहीं झपकाईं।